नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करते हैं आरक्षण व्यवस्था पर। हो सकता है कि मेरे विचारों से कुछ लोग सहमत हों, कुछ असहमत हों, परंतु जो असहमत हैं उनके भी असहमत होने के अधिकार का मैं समर्थन करता हूं। मेरा लक्ष्य आरक्षण का समर्थन या विरोध करना नहीं, मेरा लक्ष्य केवल आरक्षण को लेकर आपके सामने फैक्ट रखना है। मैं समझता हूं जन्म के आधार पर ना तो कोई सम्मान का अधिकारी होता है और ना कोई तिरस्कार का अधिकारी होता है। यदि व्यक्ति का सम्मान जन्म तय करेगा तो उसके कर्म और समाज में उसके योगदान का कोई अर्थ शेष नहीं रह जाएगा। कुछ लोग आरक्षण का विरोध करते हैं तो कुछ लोग आरक्षण प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में गुर्जर आंदोलन, हरियाणा में जाट आंदोलन, गुजरात में पाटीदार आंदोलन, आंध्र प्रदेश में कम्मा आंदोलन, यूपी बिहार में निषाद आंदोलन। प्राचीन काल में समाज में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। प्रारंभ के 3 वर्गों का कार्य अध्ययन, अध्यापन, राजकार्य और व्यापार था। शेष चतुर्थ वर्ग शूद्र का कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना, उनके आदेशों का पालन करना, जिन्हें आज आरक्षित वर्ग कहा जाता है। जनरल कैटेगरी का आरोप है कि वे और उनके बच्चे मेहनत करते हैं, जबकि सिलेक्शन आरक्षित वर्ग का होता है। जनरल वर्ग का मानना है कि आरक्षित वर्ग के लोग मेहनत से जी चुराते हैं, परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि आरक्षित वर्ग ने आज तक केवल मेहनत ही की है, मेहनत के अलावा और कुछ नहीं किया है। जमींदार का खेत जोता आरक्षित वर्ग ने, उनके मवेशी चराए आरक्षित वर्ग ने, उनकी बहन बेटियों की डोलियां उठाई आरक्षित वर्ग ने, उनकी नालियां साफ की आरक्षित वर्ग ने, यहां तक कि अपने सर के ऊपर मैला ढोया आरक्षित वर्ग ने। ये सभी कार्य आरक्षित वर्ग ने किए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि प्रतियोगिता सभी के लिए समान होनी चाहिए। प्रतियोगिता के लिए परिस्थितियां भी सभी के लिए समान होनी चाहिए। जो संपन्न वर्ग हजारों वर्ष से सुविधा भोगी है, या तो उन्हें भी उस स्थिति में लाया जाए अभावों के जीवन में हजारों वर्ष पूर्व, परंतु यह अनुचित होगा तो फिर जो वंचित वर्ग है उन्हें वह सुविधाएं देकर उस योग्य बनाया जाना चाहिए, जिससे वह वर्तमान के कंपटीशन का सामना कर सके। हमारे देश में कुछ लोग आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक बनाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का आधार जाति क्यों बनाई। जातिगत आरक्षण को समझने के लिए पहले हम असमानताओं की बात करेंगे। 3 प्रकार की असमानताओं की बात करेंगे: सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता और राजनीतिक असमानता। जब बात आरक्षण की चल रही है तो प्रश्न यह है कि आरक्षण क्या है। आरक्षण एक सकारात्मक भेदभाव है। उद्देश्य है समता मूलक समाज की स्थापना करना। उदाहरण के लिए, जैसे एक दौड़ के अंदर दिव्यांग और सामान्य युवाओं को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो शायद यह समानता नहीं, असमानता होगी। हम इसको अन्य उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक बालक और एक युवा को जो 10 लड्डू बांटे जाए और उनको 5-5 लड्डू दे दिए जाए तो बालक 3 लड्डू खाएगा और 2 लड्डू को फेंक देगा। युवा 5 लड्डू खाएगा और भूखा रह जाएगा। यदि उनमें सकारात्मक भेदभाव कर दिया जाए और युवा को 7 लड्डू दे दिए जाए और बालक को 3 लड्डू दे दिए जाए तो दोनों ही वर्ग संतुष्ट हो जाएंगे। यही सकारात्मक भेदभाव रिजर्वेशन में किया गया है। आरक्षण को समझने के लिए असमानता के तीनों रूपों पर गौर करते हैं: सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, राजनीतिक असमानता। बात करते हैं सामाजिक असमानता की। प्राचीन काल में एक वर्ग के पास में संपूर्ण अधिकार थे तो दूसरे वर्ग के पास में केवल कर्तव्य। आर्थिक असमानता तो एक वर्ग ऐसा था जिसके पास में धन और खाद्यान्न का भंडार भरा हुआ था। दूसरा वर्ग वही जिसे वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, दलित वर्ग हम कहते हैं, वह एक एक पैसे के लिए और एक एक रोटी के लिए लालायित था। बात करें राजनीतिक असमानता की। राजनीतिक असमानता के अंतर्गत यह माना जाता है
कि जहां नीति निर्माण होता है समाज के लिए, उस नीति निर्माण में समाज के प्रत्येक व्यक्ति शामिल होने चाहिए जिनके ऊपर वह नीतियां लागू होती हैं। सरकार ने इसका प्रावधान अनुच्छेद 330 और 332 के तहत करते हुए विधान मंडलों के अंदर SC ST का रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। अब हम आते हैं आरक्षण के मुख्य विषय पर कि क्या आरक्षण समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आरक्षण समाप्त हो या नहीं हो, इससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। प्रथम, क्या दलित मंदिर में नहीं जा सकता? क्या दलित दूल्हा घोड़े पर नहीं बैठ सकता? क्या दलित वर्ग के लोग सामान्य नलकूप से पानी नहीं भर सकते? क्या दलित वर्ग के लोग होली दिवाली के त्योहार एक साथ सामान्य वर्ग के साथ नहीं मना सकते? यदि उपरोक्त प्रश्नों के आप समर्थक हैं तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आप इस आरक्षण के वास्तविक जिम्मेदार आप ही हैं और इस प्रकार के लोगों को आरक्षण के खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं आरक्षण में कितने प्रतिशत लोग आते हैं। मंडल कमीशन और 2011 की जनगणना के अनुसार SC ST और OBC भारत की कुल आबादी का 77.2% है। शेष रह गए 22.8%। 22.8% लोग जो स्वर्ण है, वे स्वर्ण भी 10% के आर्थिक आधार के आरक्षण में 18% आ गए। शेष बचते हैं 4.8% स्वर्ण। 4.8% स्वर्ण निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो संपन्न वर्ग के होंगे। आइए अब हम बात करते हैं 70 साल से जो आरक्षण व्यवस्था संचालित थी उससे हुए लाभों की। बात शुरू करने से पहले स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर दलित वर्ग का उपयोग मैं किसी जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि उन समाज के उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो वर्षों से शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हुए हैं। आज आरक्षण लागू हुए 70 वर्ष हो गए। मुआयना कीजिए दलित बस्ती में जाकर कि कितने लोग इस आरक्षण का लाभ लेकर संपन्न हुए हैं। केवल 10% दलितों को आरक्षण का लाभ हुआ है और 90% दलित आज भी उसी स्थिति के अंदर टकटकी लगाए, आंखों में आंसू लिए इंतजार कर रहे हैं कि आरक्षण का लाभ उन तक कब तक पहुंचेगा। आज आरक्षण का लाभ 10% दलितों तक ही पहुंच पाया है और वे ही इसका लगातार लाभ उठा रहे हैं। 90% दलित आज भी आंख में आंसू और मन में एक विश्वास लिए इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी कभी इसका लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में यदि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए तो उनकी रही सही उम्मीद भी नाउम्मीदी में बदल जाएगी। मेरा सुझाव है कि आज तक 70 वर्षों से जिन लोगों ने, दलित वर्ग ने आरक्षण का लाभ उठाया है और अपने आप को संपन्न किया है, उन्हें आरक्षण त्याग करके और उन लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य करना चाहिए जो अभी तक वंचित हैं। जिस प्रकार से सब्सिडी का कुछ लोगों ने स्वेच्छा से त्याग किया था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, दलित से मेरा तात्पर्य किसी जाति विशेष से नहीं है, पिछड़े वंचित तबके से है। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी क्या मायावती आज भी पिछड़ी, वंचित और शोषित है? सैकड़ों IAS IPS बनने के बाद में भी उनके बच्चे ऊंचे पदों पर जाने के बाद भी क्या वो वंचित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं? इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे बाबू जगजीवन राम, उनकी बेटी मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रही एवं उनके बच्चे जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, क्या आज भी वो शोषित, पिछड़े और वंचित हैं? आवश्यकता है कि इस प्रकार के लोग इस आरक्षण का त्याग करके और उन लोगों तक इस आरक्षण की धारा को पहुंचाने में मदद करें जो आज तक इंतजार किए हुए हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से मैं आरक्षण को समाप्त करने की बात नहीं कर रहा, किसी भी प्रकार से उस रिजर्वेशन को कम करने की बात नहीं कर रहा, केवल कर रहा हूं तो इतना सा कि संख्या घटेगी तो आरक्षण वही रहेगा तो उन लोगों तक पहुंचेगा, उसकी गति तेज होगी। परंतु बड़े दुख की बात है, यही 10% दलित लोग अपने लाभों को लगातार बनाए रखने के लिए समाज को गुमराह करते हैं और अपने आप को बाबा साहब का प्रतिनिधि बताते हैं, जबकि बाबा साहब ने कभी भी श्रम के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। अगर वो चाहते तो सरकार से साठगांठ कर कर ताउम्र जिंदगी भर मजे की जिंदगी जी सकते थे। अंत में फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि मैं आरक्षण का विरोध कतई नहीं कर रहा, परंतु आरक्षण व्यवस्था में सुधार वर्तमान परिस्थितियों की मांग है। अगर आरक्षण व्यवस्था के अंदर
सुधार करके उस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक इस आरक्षण को हम यदि नहीं पहुंचा पाए, यदि उसका उत्थान हम नहीं कर पाए, तो यह आरक्षण एक विकराल रूप करते हुए शायद मैं समझता हूं कि 1000 वर्षों तक होगा या 5000 वर्षों तक होगा, इसका कुछ हम कह नहीं सकते। अगर आरक्षण व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो यह भुखमरी, यह दरिद्रता, यह अभावों का जीवन आगे भी हमारे समाज को हमेशा हमेशा के लिए अपने आगोश में लपेटे रखेगा। आइए हम सभी मिलकर सकारात्मक विचारों के साथ एक नए समाज, समावेशी समाज, उन्नत समाज की स्थापना करें। धन्यवाद। यदि आपको मेरा काम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आगे फॉरवर्ड करें।